नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम लैटिन अमेरिका में चल रही उस उथल-पुथल को समझने की कोशिश करेंगे, जहां पिछले 2 हफ्तों में हालात काफी तेजी से बदले हैं। ऐसा लग रहा है मानो एक बड़े भू-राजनीतिक शतरंज की बिसात बिछाई जा रही है। बिल्कुल। हम देखेंगे कि अमेरिका, वेनेजुएला और मेक्सिको के बीच जो तनाव दिख रहा है वो सिर्फ सतह पर है। इसके नीचे पूरे महाद्वीप में राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की एक लहर चल रही है जिनके तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज हम इन्हीं तारों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और हमारी ये गहन पड़ताल संभव हो पाई है प्रोवेव एआई के सौजन्य से। और इसे तैयार किया है स्टाइलो न्यूज ने, जो कि एक एआई संचालित समाचार एप्लीकेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस खेल में कौन कौन से मोहरे चल रहे हैं। शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने सबका ध्यान खींचा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रग तस्करी के खिलाफ एक बहुत ही, कह सकते हैं, आक्रामक रुख अपनाया है और खुले तौर पर मेक्सिको और वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। ये सिर्फ चुनावी बयानबाजी है या इससे कुछ ज्यादा है? देखिए, ये बयानबाजी से कई ज्यादा गंभीर मामला है। अमेरिका ने कोई छोटा मोटा जहाज नहीं भेजा है। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, उनका सबसे नया और सबसे शक्तिशाली विमानवाहक पोत। हाँ बिल्कुल, उसे कैरेबियन सागर में वेनेजुएला के ठीक पास तैनात कर दिया गया है। 1989 के बाद से इस इलाके में ये अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती है। बड़ा सांकेतिक संदेश है, जैसे शतरंज के खेल में आप अपना सबसे ताकतवर मोहरा, वजीर, सीधे राजा के सामने रखते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक साफ और सीधा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का तरीका है। और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इसे तुरंत साम्राज्यवादी उकसावा कहा और आरोप लगाया कि अमेरिका की असली नज़र उनके देश के तेल के भंडारों पर है। वहीं मेक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शीमबाम ने भी साफ कह दिया है कि वो अपनी जमीन पर किसी भी विदेशी सैन्य हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेंगी। और मामला सिर्फ बाहरी दबाव का नहीं है। मेक्सिको के अंदर भी तो हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। मेक्सिको सिटी में एक आजाद मेयर कार्लोस मांजो, उनकी हत्या के बाद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने राष्ट्रपति भवन को घेर लिया। हाँ, और उनका सीधा आरोप है कि शीनबाम की सरकार ड्रग कार्टेल्स को बचा रही है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मेक्सिको की सरकार एक ही समय में 2 मोर्चों पर लड़ रही है। एक तरफ अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय दबाव और दूसरी तरफ अपने ही देश में जनता का गुस्सा और अविश्वास। जी, ये एक बहुत ही नाजुक स्थिति है। ठीक है, तो सैन्य दबाव के साथ साथ एक और दांव खेला गया है, कूटनीतिक और कानूनी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने वेनेजुएला के कार्टेल डी लॉस सोल्स को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करने का ऐलान किया। ये नाम सुनने में काफी दिलचस्प है। कार्टेल डी लॉस सोल्स यानी सूरज का कार्टेल, ये है क्या? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये कोई पारंपरिक ड्रग कार्टेल नहीं है जैसा हम सोचते हैं। मतलब जैसे सिनालोआ या मेडलिन कार्टेल। कार्टेल डी लॉस सोल्स असल में एक नाम है जो वेनेजुएला के उन भ्रष्ट और उच्च स्तरीय सैन्य अधिकारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनके बारे में कहा जाता है कि वे खुद ड्रग्स के कारोबार को नियंत्रित करते हैं। उनके यूनिफॉर्म पर लगे सूरज जैसे चिन्ह की वजह से ये नाम पड़ा। एक मिनट, इसका मतलब ये है कि अमेरिका सीधे सीधे वेनेजुएला की सेना और सरकार के एक हिस्से को आतंकवादी कह रहा है। ये तो बहुत बड़ा और सीधा आरोप है। यही इस कदम का असली मकसद है। जब अमेरिका इस समूह को, जिसमें राष्ट्रपति मादुरो का नाम भी शामिल किया गया है, आतंकवादी संगठन घोषित करता है, तो वो सिर्फ ड्रग तस्करों पर नहीं बल्कि वेनेजुएला की पूरी सत्ता पर निशाना साध रहा होता है। ये उन्हें वेनेजुएला के खिलाफ और कड़े प्रतिबंध लगाने और भविष्य में किसी भी सैन्य कार्रवाई को जायज ठहराने के लिए एक मजबूत कानूनी आधार देता है। लेकिन क्या इस तरह किसी समूह को आतंकवादी घोषित कर देने से जमीन पर वाकई कुछ बदलता है, या यह सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर की जाती है? जमीन पर इसका तत्काल असर शायद ना दिखे, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पूरी तरह बदल देता है। अब कोई भी देश या कंपनी अगर वेनेजुएला के इन अधिकारियों से डील करती है तो उस पर भी अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा मंडराने लगता है। ये वेनेजुएला को आर्थिक और कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने की एक बहुत प्रभावी रणनीति है। हालांकि हर कोई इससे सहमत नहीं है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने तो इसे एक राजनीतिक बहाना कहकर खारिज कर दिया है। उनका मानना है कि ऐसा कोई संगठित कार्टेल है ही नहीं। तो यहाँ भी हमें अलग अलग नजरिए देखने को मिल रहे हैं।
और जब लगा कि तनाव शायद यहीं तक सीमित रहेगा, 28 नवंबर को राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा कर दी कि वेनेजुएला में ड्रग तस्करों के खिलाफ जमीनी अभियान जल्द शुरू होगा। हाँ, और इसका असर हमें तुरंत देखने को मिला। इस घोषणा के ठीक अगले दिन 29 नवंबर को वेनेजुएला ने अपना पूरा हवाई क्षेत्र सभी उड़ानों के लिए बंद कर दिया। कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों को अपनी उड़ानें रद्द करनी पड़ी। यह एक सीधा संकेत था कि वेनेजुएला इस धमकी को बहुत गंभीरता से ले रहा है और किसी भी संभावित हमले के लिए तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति मादुरो ने इसे 17 हफ्तों से चल रहा मनोवैज्ञानिक युद्ध कहा है। ये भी दिलचस्प है कि अमेरिका के सहयोगी भी इस योजना से पूरी तरह सहमत नहीं लग रहे। कुछ रिपोर्टों के अनुसार ब्रिटेन और कोलंबिया जैसे देशों ने अमेरिकी अभियानों की वैधता पर चिंता जताते हुए खुफिया जानकारी साझा करना बंद कर दिया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये दिखाता है कि जमीनी अभियान को लेकर अमेरिका के करीबी सहयोगियों में भी मतभेद हैं। संयुक्त राष्ट्र और कई यूरोपीय देश भी लगातार संयम बरतने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने की अपील कर रहे हैं। तो अमेरिका इस रास्ते पर शायद अकेला पड़ सकता है। ये पूरा तनाव और अनिश्चितता का माहौल एक तरफ, और दूसरी तरफ इसी क्षेत्र में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो एक अजीब सा विरोधाभास पैदा करती हैं। जैसे कि 20 नवंबर को जहां एक तरफ मेक्सिको की फातिमा बॉश मिस यूनिवर्स का ताज पहनकर देश के लिए खुशियां बटोर रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसी तनाव की आग में घी डालते हुए क्यूबा के सैनिक वेनेजुएला में एक संभावित तख्तापलट को रोकने के लिए पहुंच रहे थे। ये दिखाता है कि कैसे इस क्षेत्र में सामान्य जीवन, सांस्कृतिक उत्सव और गहरा भूराजनीतिक संकट एक साथ समानांतर रूप से चल रहे हैं। आम लोगों के लिए ये एक बहुत ही अजीब और मुश्किल भरी हकीकत है। और वेनेजुएला पर यह दबाव एक ऐसे समय में बन रहा है जब पूरा लैटिन अमेरिका एक बड़े राजनीतिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी सत्ताएं एक एक करके ढह रही हैं। बिल्कुल, इसे एक बड़े कैनवस पर देखने की जरूरत है। ब्राजील में देखिए, पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को निवारक हिरासत में ले लिया गया है, कथित तौर पर जब उन्होंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक एंकल मॉनिटर को जलाने की कोशिश की। यह एक दक्षिणपंथी ताकतवर नेता का पतन है। और दूसरी तरफ पेरू में एक वामपंथी नेता का पतन हुआ। पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को 2022 में कांग्रेस को भंग करने की नाकाम कोशिश के लिए विद्रोह की साजिश रचने के आरोप में 11 साल से ज्यादा की जेल की सजा सुनाई गई है। और इसी कड़ी में एक और बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है बोलीविया में। 17 साल के लंबे अंतराल के बाद अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी DEA की वहां वापसी हो रही है। यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, यह इस बात का साफ संकेत है कि अमेरिका अब लैटिन अमेरिका में अपनी ड्रग्स पर जंग की रणनीति को फिर से आक्रामक बना रहा है। बोलीविया, जो कभी अमेरिकी हस्तक्षेप का कड़ा विरोधी था, अब इस खेल में एक अहम मोहरा बन गया है। तो एक तरफ नेताओं की गिरफ्तारी, सजा, और दूसरी तरफ अमेरिकी एजेंसियों की वापसी, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां शक्ति का संतुलन बहुत तेजी से बदल रहा है। और इस सबका एक मानवीय पहलू भी है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। पेरू चिली सीमा पर एक बड़ा प्रवासी संकट खड़ा हो गया है। हाँ, जहां वेनेजुएला, कोलंबिया और इक्वाडोर से हजारों प्रवासी सुरक्षा बलों को चकमा देकर सीमा पार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ सीमा पर कुछ लोगों की भीड़ नहीं है। सोचिए, ये ऐसा है जैसे आपके शहर में अचानक एक और छोटा शहर बसने आ जाए, लेकिन उनके पास न घर हो, न काम, न कोई सुरक्षा। ये एक मानवीय त्रासदी है जो इन सारे राजनीतिक तनावों की आग में और घी डाल रही है। तो इन सारी घटनाओं को एक साथ रखकर देखें तो आगे क्या हो सकता है? आने वाले दिनों और हफ्तों में दर्शकों को किन बातों पर नजर रखनी चाहिए? सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज जिस पर नजर रखनी होगी वो है वेनेजुएला में संभावित अमेरिकी जमीनी अभियान। क्या यह सिर्फ एक धमकी बनकर रह जाएगा या अमेरिका सच में यह कदम उठाएगा? वेनेजुएला की सेना हाई अलर्ट पर है और कोई भी छोटी सी घटना एक बड़े सैन्य टकराव को जन्म दे सकती है। दूसरी बात, कूटनीति। क्या पर्दे के पीछे कोई बातचीत चल रही है? क्या संयुक्त राष्ट्र या कोई और देश मध्यस्थता करके इस संकट को टाल सकता है? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव कितना काम आएगा, ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा। और आखिर में इस क्षेत्र के अन्य देशों पर नजर रखना जरूरी है। ब्राजील और पेरू में राजनीतिक स्थिरता कैसे बनी रहती है, बोलीविया में DEA की वापसी से क्या बदलाव आते हैं और प्रवासन का संकट कैसे गहराता है, क्योंकि ये सभी घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और एक का असर दूसरे पर जरूर पड़ेगा।
आज हमने जिन जटिल घटनाओं, उनके अलग-अलग दृष्टिकोणों और उनके आपसी संबंधों पर चर्चा की, वे दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से मिली जानकारी पर आधारित थीं। इस तरह की जानकारी को एक साथ समझना और उस पर लगातार नजर रखना किसी के लिए भी एक बड़ी चुनौती हो सकता है। यहीं पर स्टाइलो न्यूज़ मदद करता है। ये एक मोबाइल और कंप्यूटर एप्लीकेशन है जिसे अनुभवी खुफिया पेशावरों ने तैयार किया है। वे समझते हैं कि समय पर और हर पहलू को कवर करने वाली जानकारी का क्या महत्व होता है, खासकर जब हालात इतनी तेजी से बदल रहे हों। स्टाइलो न्यूज़ 250 से ज्यादा समाचार स्रोतों, सोशल मीडिया और फोरम से वास्तविक समय में जानकारी इकट्ठा करता है और ये 20 से ज्यादा भाषाओं में जानकारी का अनुवाद और विश्लेषण कर सकता है, जिससे किसी भी घटना का एक सच्चा वैश्विक परिप्रेक्ष्य मिलता है, न कि सिर्फ एक तरफा कहानी। आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से व्यक्तिगत खुफिया ब्रीफ बना सकते हैं। इसके लोकेशन AI बॉट और वेक्टर सर्च जैसे फीचर्स आपको घटनाओं के पैटर्न का विश्लेषण करने में मदद करते हैं और जटिल सवालों के जवाब तुरंत पाने में भी। यह आपको सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने में मदद करता है कि क्यों हुआ और आगे क्या हो सकता है। अगर आप भी AI संचालित ऑन डिमांड समाचार और विश्लेषण पाना चाहते हैं, तो आज ही www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। 7 दिन का मुफ्त ट्रायल भी उपलब्ध है ताकि आप इसे खुद आजमाकर देख सकें। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हम भविष्य में किसी और खास विषय पर इतनी ही गहराई से चर्चा करें, तो हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टाइलो न्यूज़ को फॉलो करना न भूलें। चलते चलते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। आज हमने देखा कि कैसे लैटिन अमेरिका में शतरंज की बिसात बिछाई जा रही है। सोचने वाली बात यह है कि इस खेल में असली प्यादे कौन है, नेता, सेना या फिर वो आम लोग जो सीमा पर फंसे हैं और बेहतर भविष्य की तलाश में हैं।